हेलो दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है गणेशा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, हमारी 11th फिजिक्स से जो चल रही है, इस 11th फिजिक्स में आज की वीडियो में एक समान गति, एक विमीय गति में हम बात करेंगे दोस्तों चाल पर, वेग पर, त्वरण पर। चाल, वेग, त्वरण से संबंधित हर एक कॉन्सेप्ट को हम समझेंगे और जानेंगे। ठीक है, तो आइए दोस्तों हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये चाल जो है ना, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्पीड। जो चाल है या जो स्पीड है वो क्या है। ठीक है, तो चाल जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्पीड। ठीक है, तो ये चाल या स्पीड क्या है, इस पर हम बात करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों हमने दूरी भी पढ़ लिया है, हमने विस्थापन भी पढ़ लिया है। जो दूरी है वो अदिश राशि है, बट जो विस्थापन है वो एक सदिश राशि है। तो दूरी और विस्थापन हमने पढ़ लिया है। ठीक है, और हम पढ़ रहे हैं अब चाल। ठीक है, चाल है ना। तो मेरे भाई चाल क्या है ना। जैसे मान के चलो मैं यहाँ चलने लगा, मैं यहाँ चलने लगा, मैं यहाँ चलने लगा, यही तो चाल है। किसी वस्तु द्वारा किसी समय में जो गति होती है उस गति को ही हम क्या बोलते हैं, चाल। क्या बोलते हैं, चाल। या फिर हम ऐसा ही बोल सकते हैं, किसी वस्तु द्वारा किसी समय में तय की गई दूरी चाल कहलाती है। किसी वस्तु द्वारा किसी समय में, कोई समय हो, उस समय में तय की गई जो दूरी होती है वही चाल कहलाती है। ठीक है, मैं जैसे मान के चलो, मुझे एक वस्तु मान लो, मैं इधर को चला गया तो दूरी तय की, तो ये चाल है। मैं इधर को चला गया तो दूरी तय की, वो भी चाल है। इधर को चला गया, दूरी तय की, वो भी क्या है, चाल। समझ में आपको आया, कोई दिक्कत है? ठीक है, याद रखना है, किसी वस्तु द्वारा एकांक समय क्या होता है, एकांक समय मतलब 1 सेकंड। अक्सर जो परिभाषाएं होती हैं दोस्तों, वो 1 सेकंड से निकाली जाती है, एकांक समय से निकाली जाती हैं। अब वो एकांक समय 1 सेकंड हो सकता है, 1 मिनट हो सकता है, 1 आवर भी हो सकता है, 1 घंटा भी हो सकता है। ठीक है, अक्सर परिभाषाएं एकांक समय से निकाली जाती हैं और अच्छे तरीके से इसको हम डिफाइन कर पाते हैं, इसलिए हम एकांक समय यूज़ करते हैं। तो किसी वस्तु द्वारा एकांक समय मतलब 1 सेकंड में तय की गई दूरी को, कोई जो वस्तु होती है 1 सेकंड में जितनी दूरी तय करती है, उस दूरी को ही क्या बोलते हैं मेरे भाई, चाल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, चाल बोलते हैं। ठीक है, यह एक अदिश राशि होती है। जो चाल है ना, यह एक अदिश राशि है। इसमें दिशा का हमें कोई भी ज्ञान नहीं होता, मतलब इसमें दिशा बताने की कोई आवश्यकता नहीं होती। मतलब चाल जो है ना, किसी भी दिशा में हो सकती है, इसमें पीछे आगे कहीं भी हो सकती है। दिशा के लिए कोई हमें चाल के लिए हमें कोई दिशा बताने की आवश्यकता नहीं होती। किसी वस्तु द्वारा 1 सेकंड में जितनी भी दूरी तय की जाएगी वही चाल होगी, वही क्या होगी, चाल होगी। ठीक है, तो ध्यान रखना है, ये एक अदिश राशि है, इसमें दिशा का कोई भी ज्ञान नहीं होता। जैसे मुझे मान लो एक वस्तु, ठीक है, अब मैं 1 सेकंड में कितनी दूरी तय करूँगा, या फिर ये किसी भी दिशा में मेरे द्वारा 1 सेकंड में जितनी दूरी तय की जाएगी वही क्या कहलाएगी, चाल। ये एक अदिश राशि है, इसमें दिशा का कोई भी ज्ञान नहीं होता। अब दोस्तों, यदि मैं इस चाल का एक सूत्र बनाऊं, क्या बनाऊं भाई, सूत्र बनाऊं, तो देखो, एक समय में, किसी समय में तय की गई दूरी है ना, किसी समय में मतलब एकांक समय में तय की गई क्या है, दूरी है ना। मतलब दूरी को किसके सापेक्ष यूज कर रहे हैं हम, समय के सापेक्ष। किसके सापेक्ष, समय के सापेक्ष। इसलिए जो दूरी चाल है, इस चाल का जो है ना सूत्र है वो बनता है दूरी बटे समय। तो ध्यान रखना आपको, चाल का ये जो है ना सूत्र है, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। यहाँ से जो चाल है, यहाँ से दूरी बटे समय होता है। यहाँ से हम दूरी का ही फॉर्मूला निकाल लेते हैं, समय को हम इधर ले जाएंगे। ठीक है, दूरी का फॉर्मूला निकल जाएगा। तो इस टाइप से क्या हो गया मेरे भाई, जो चाल है इसका क्या हो गया, ये सूत्र हो गया। बात करें मात्रक की, तो बात करें यदि मात्रक की कि इसका मात्रक क्या है, तो इसका मात्रक, दूरी का मात्रक दोस्तों हम सब जानते हैं, दूरी का मात्रक होता है मीटर। क्या होता है, मीटर। और समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड। क्या होता है भाई, सेकंड होता है। तो यहाँ से जो चाल है, इस चाल का मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड। भाई क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड इसका मात्रक हो जाएगा।
अब यदि हम बात कर लें विमीय सूत्र की, किसकी भाई, विमीय सूत्र की, तो बहुत इजी है विमीय सूत्र भी। देखो दूरी मतलब दूरी को क्या मात्रक है, मीटर, क्या है, मीटर, या फिर हम ऐसा कहें दूरी का मात्रक क्या है, मीटर, और मीटर का जो विमीय सूत्र है, मीटर का विमीय सूत्र क्या है, एल होता है। देखो लंबाई जो है, इस लंबाई का विमीय सूत्र क्या होता है, एल होता है ना, ठीक है। तो लंबाई, दूरी क्या है, दूरी एक लंबाई है ना, दूरी लंबाई है ना, बोलो है कि नहीं। तो दूरी का मात्रक क्या होता है, एल, दूरी का मात्रक क्या होता है, एल। याद रखना, कुछ जो मात्रक हैं उनको याद रखना, ठीक है। जैसे आपका द्रव्यमान है, सॉरी दोस्तों, थोड़ी सी हल्की सी एक मिस्टेक हुई है। जैसे दूरी है ना, दूरी, ठीक है, दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर, बट विमीय सूत्र कुछ अलग होता है, ठीक है। जैसे द्रव्यमान है, द्रव्यमान का जो विमीय सूत्र होता है वो होता है कैपिटल एम होता है, ठीक है, याद रखना। जैसे आपका दूरी हुआ, क्या हुआ, दूरी। अब दूरी किसी भी प्रकार की हुई, दूरी का मात्रक क्या होता है, एल होता है, क्या होता है, एल। और जो आपका समय हुआ, क्या हुआ भाई, समय हुआ, इस समय का जो विमीय सूत्र होता है वो क्या होता है, टी होता है, क्या होता है, टी होता है। तो दूरी, इन चीज़ों को आपको याद रखना है। हम विमीय सूत्र निकाल रहे हैं, तो दूरी का विमीय सूत्र क्या होता है भाई, दूरी का विमीय सूत्र होता है एल, क्या होता है भाई, एल होता है, ठीक है। ऊपर दूरी, नीचे समय, समय का क्या होता है भाई, टी होता है, तो ये हो गया आपका टी। इसको ऊपर ले जाओ, जब इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये एल, ठीक है। जब टी ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, टी -1, क्योंकि नीचे से ऊपर जाते हैं तो घातें जो है ना माइनस प्लस में होती हैं तो माइनस में हो जाती हैं। तो यहाँ पर जैसे घात कुछ भी नहीं है तो मान लो 1 है, तो 1 जब ऊपर जाएगा तो माइनस का 1 बन जाएगा। तो जो चाल है, इस चाल का जो विमीय सूत्र है वो बन जाएगा LT - 1। या फिर हम दोस्तों क्या करते हैं, m तो है नहीं, हम पूरा जो विमीय सूत्र होता है m, l और t में लिखते हैं, ठीक है। तो m तो है नहीं, तो आप क्या कर सकते हो, m को 0 दे सकते हो, l है, बिल्कुल है, t है तो t - 1, LT - 1, तो m0 LT - 1 जो है ना, क्या हो गया भाई, इसका विमीय सूत्र हो गया है। आई होप आप समझ गए होंगे, यहाँ पर दिक्कत नहीं होगी कोई भी प्रकार की, किसी भी प्रकार की। तो m0 LT - 1, तो ये हमारा चाल हुआ। अब बात करते हैं दोस्तों, कोई कहता है कि समान चाल भी होती है और कोई कहता है असमान चाल भी होती है ना। तो हमने क्या देखा, किसी वस्तु द्वारा एकांक समय मतलब 1 सेकंड में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। यह एक अदिश राशि है, इसमें दिशा का कोई ज्ञान नहीं होता, ठीक है, तो ये तो चाल है। अब कोई कहता है एक समान चाल क्या है, तो मेरे भाई आपको बता देता हूँ, यदि कोई वस्तु समान समय में समान दूरी तय करती है, यदि कोई वस्तु समान समय में समान दूरी तय करती है तो उसे हम बोलते हैं एक समान चाल। कौन सी चाल, एक समान चाल। जैसे मान के चलो कोई वस्तु है, जैसे मेरे पास क्या है, कार है, क्या है, कार। ये कार प्रत्येक घंटे में 60 किलोमीटर दूरी तय करती है, प्रत्येक घंटे में 60 किलोमीटर दूरी तय करती है, प्रत्येक घंटे में, पहले में भी, दूसरे में भी, तीसरे में भी, चौथे में भी, 5वें में भी। तो ये जो है ना चाल जो इसकी निकलेगी वो एक समान चाल होगी। और मेरे पास एक दूसरी कार है, वो कार क्या करती है, पहले घंटे में 60 किलोमीटर चलती है, दूसरे घंटे में 50 चलती है, तीसरे में 40 चलती है, फिर 30 चलती है, फिर 20। मतलब ये जो कार है अलग अलग घंटे में अलग अलग दूरी तय कर, एक कार जो समान समय में समान दूरी तय कर रही और एक कार अलग अलग घंटे में अलग अलग समय में अलग अलग दूरी तय कर रही, तो ये असमान चाल होती है, ठीक है। तो ध्यान रखना, जब कोई वस्तु समान समय में समान दूरी तय करती है तो उसे एक समान चाल कहते हैं, और जब कोई वस्तु समान समय में अलग अलग दूरी तय करती है तो उसे बोलते हैं असमान चाल। क्लियर हो चुका है। तो ये हमारा चाल से संबंधित अगर हमें कोई भी प्रॉब्लम, अगर किसी भी प्रकार की और भी प्रॉब्लम है तो वो हमें बताएं, ठीक है। कमेंट बॉक्स बिल्कुल खुला हुआ है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत है मेरे भाई, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं आगे, ठीक है। अगर कोई बोल दे भाई औसत चाल, क्या बोल दे भाई, औसत चाल, है ना। तो कोई बोल दे कि औसत चाल क्या है, औसत चाल क्या है, ऐसा पूछ लेता कोई, ठीक है। तो किसी वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी, किसी वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी और कुल समय के अनुपात को हम क्या बोलेंगे, औसत चाल बोलेंगे, ठीक है। जैसे औसत चाल, किसी ने बोल दिया औसत चाल क्या है भाई, क्या है औसत चाल,
तो औसत चाल क्या हो जाएगी, औसत चाल क्या हो जाएगी, कुल दूरी बटे कुल समय, कुल दूरी बटे कुल समय। जैसे मान के चलो, ठीक है, एक वस्तु है जो 1 घंटे में पहले 30 किलोमीटर चलती है। कितनी चलती है, 30 किलोमीटर, ठीक है। और 1 घंटे में चलती है 20 किलोमीटर। और 2 घंटे में चलती है 100 किलोमीटर। कितने किलोमीटर, 100 किलोमीटर। देखो 1 घंटे में कोई कार है, एक कार है मेरे पास, क्या है मेरे भाई, एक कार है मेरे पास, ठीक है। एक क्या है मेरे पास, कार है, ये मेरे पास क्या है, एक कार है, ठीक है। तो ये कार 1 घंटे में 30 किलोमीटर चल रही है, 1 घंटे में 20 चल रही है, और 2 घंटे में कितना चल रही है, 100 चल रही है, ठीक है। और आपसे बोला है कि औसत चाल निकालो। क्या निकालो, औसत चाल निकालो। तो औसत चाल का सूत्र क्या होता है, कुल दूरी बटे कुल समय। कुल दूरी बटे क्या होता है, कुल समय। तो कुल दूरी क्या है, ये को 30 है, 20 है और 50 है, मतलब ये टोटल जोड़ें तो 150 हो गया। कुल समय क्या है, 2 3 4, ठीक है, ये है ना। 4 से इसको काट देंगे तो 4 तिया 12, 4 तिया 12, कितना बचा, 3 बचा, है ना। 4 सत्ते 28, 4 सत्ते 28, कितना बचा, 2 बचा, और 4 पंजे 20, मतलब ये आपका आ गया 37.5 मीटर पर सेकेंड, 37.5 मीटर पर सेकेंड। बट ये चीज़ किलोमीटर में है, किलोमीटर पर आवर में है, तो हम इसमें किस में चलेंगे, किलोमीटर पर आवर। मतलब ये जो है ना, जो कार है, इस कार की क्या है, औसत चाल। तो हमें औसत चाल निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, कुल दूरी में कुल समय से भाग देना होता है, ठीक है। तो ये चाल से संबंधित एक एक जो चीज़ है हम आपने आपको समझाई। आई होप आप समझ गए होंगे, दिक्कत नहीं होगी। और अब हम बढ़ते हैं दोस्तों अगले टॉपिक पर, ठीक है। तो अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों वेग पर। किस पर भाई, वेग पर। तो दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं वेग मतलब वेलोसिटी पर। वेग मतलब किस पर भाई, वेलोसिटी पर। तो वेलोसिटी या जो वेग है वो क्या है, उसको देख लेते हैं। एक निश्चित दिशा में, ध्यान रखना मेरे भाई, जो वेग होता है उसमें हमें दिशा की आवश्यकता होती है। वेग के लिए दिशा आवश्यक है, बिना दिशा के वेग नहीं हम कैलकुलेट कर सकते, ठीक है। तो एक निश्चित दिशा में भाई, एक निश्चित दिशा में किसी वस्तु द्वारा एकांक समय मतलब वही 1 सेकंड, एकांक समय मतलब वही 1 सेकंड। एक निश्चित दिशा में किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई जो दूरी है, इस दूरी को हम क्या कहते हैं भाई, वेग कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, वेग कहते हैं, ठीक है। और अर्थात में बात करें अगर, तो ये तो हमारी एक परिभाषा हो गई। ये दूसरी परिभाषा है, अर्थात विस्थापन का समय के साथ परिवर्तन। जो विस्थापन होता है, इस विस्थापन का यदि समय के साथ क्या कर दिया जाए, परिवर्तन कर दिया जाए, तो उसे ही हम क्या बोलते हैं, वेग। अर्थात विस्थापन का समय के साथ परिवर्तन की जो दर है, इस दर को ही हम क्या बोलते हैं, वेग। यह एक सदिश राशि। क्यों, क्योंकि इसमें दिशा की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है भाई, दिशा की आवश्यकता होती है। इसलिए जो आपका वेग है वो एक सदिश राशि है। क्या है भाई, सदिश राशि। यहाँ पर एक चीज़ और लिख लेना, इसे भी से व्यक्त करते हैं, भी से व्यक्त करते हैं, इसे भी से व्यक्त करते हैं, ठीक है। ध्यान रखना, वेग को हम किससे व्यक्त करते हैं भाई, भी से व्यक्त करते हैं, ठीक है। बट दोस्तों एक और कहीं आपको मिलता है, जो वेग है इसको हम यू से व्यक्त करते हैं। क्या करते हैं भाई, यू से। तो आपको दिखा दे रहा हूँ, ध्यान से समझा दे रहा हूँ कि जो आपका प्रारंभिक वेग होता है, कौन सा वेग होता है भाई, प्रारंभिक वेग होता है। इस प्रारंभिक वेग को हम यू से व्यक्त करते हैं। किसको, प्रारंभिक वेग को हम किससे व्यक्त करते हैं, यू से व्यक्त करते हैं। लेकिन जब भी कभी वेग की बात आए कि वेग को किससे व्यक्त करते हैं, तो जब भी आपसे बोला जाए तो वेग को आप भी से ही व्यक्त करते हो। बट कोई बोले कि प्रारंभिक वेग, तो प्रारंभिक वेग यू, और जो अंतिम वेग होता है, इस अंतिम वेग को हम किससे व्यक्त करते हैं, भी से व्यक्त करते हैं। किससे व्यक्त करते हैं, भी से व्यक्त करते हैं। तो ध्यान रखना, कोई बोले वेग को किससे व्यक्त करते हैं, तो आपको भी बताना है।
लेकिन अगर कोई प्रारंभिक और अंतिम में बोले तो प्रारंभिक को यू से और अंतिम को किससे, भी से बोलते हैं। ठीक है, चलो। तो एक निश्चित दिशा, मतलब इसमें हमें दिशा की आवश्यकता होती है, बिना दिशा के ये आपका नहीं होगा, क्योंकि आपका जो विस्थापन इसमें है, जो विस्थापन जो है, इस विस्थापन में हमें दिशा की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो अगर हम वेग का सूत्र बनाएं दोस्तों, तो क्या बनेगा, वेग बराबर विस्थापन वटे, देखो विस्थापन का समय के साथ परिवर्तन। ठीक है, तो परिवर्तन है यहाँ पर। ठीक है, तो विस्थापन बटे समय, विस्थापन बटे समय, ये आपका जो है ना वेग है, इस वेग का क्या होता है, सूत्र होता है। ठीक है, चलो आगे हम बढ़ते हैं, और आगे हम बढ़ते हैं तो यहाँ पर हम थोड़ा सा एक कैलकुलेशन कर रहे हैं। ठीक है, और कैलकुलेशन वो एक न्यूमेरिकल टाइप का होता है, मतलब वस्तु को हम विस्थापित कर रहे हैं, हम किसी वस्तु को क्या कर रहे हैं भाई, विस्थापित कर रहे हैं। तो हम मान ले रहे हैं, माना कोई वस्तु t1 समय पर x1 की स्थिति में, मतलब कोई हमारी वस्तु है ना, मतलब हमारे पास ये वस्तु है जो आपकी t1 जो समय है वहाँ पर t1 समय पर मान लेते हैं इस वस्तु की स्थिति क्या है, x1 है, और ये जो वस्तु है फिर चलना प्रारंभ करती है, और t2 जो समय है, कौन सा समय है, t2, इस समय पर मान लो तो वस्तु जो है ना x2 की स्थिति में आ गई, x2 की स्थिति में आ गई। तो यहाँ पर ये जो विस्थापन है इधर से इधर तक का हुआ ना, इस बिंदु से इस बिंदु तक का विस्थापन हुआ है ना, तो हमें क्योंकि विस्थापन निकालना है ना, विस्थापन बटे समय है, तो विस्थापन तो निकालना पड़ेगा। तो विस्थापन के नहीं, दो बिंदुओं के बीच की दूरी होती है, प्रारंभिक और अंतिम बिंदुओं के बीच की दूरी होती है प्रारंभिक और ये अंतिम। तो वही मान लेते हैं t1 पर कोई वस्तु है x1 की स्थिति में है, और t2 पर क्या है, x2 की स्थिति में है। तब विस्थापन कैसे निकलेगा, अंतिम में से किसको घटा देंगे, प्रारंभिक, मतलब x2 में से किसको घटा देंगे, x1 को घटा देंगे। ठीक है, तो माना कोई वस्तु t1 समय पर x1 स्थिति में है तथा t2 समय में x2 स्थिति में है। t2 समय में कौन सी स्थिति में भाई, x2 स्थिति में है। तब आपका जो वेग है, इस वेग का सूत्र क्या बनेगा, वेग को हम किससे व्यक्त करते हैं, क्या, v से। तो तब वेग का सूत्र क्या बनेगा, विस्थापन बटे समय। तो विस्थापन यहाँ पर कितना हो रहा है, विस्थापन प्रारंभिक क्या है, x2 और x1, और अंतिम क्या है, x2। तो विस्थापन को अंतिम में से प्रारंभिक को घटा के निकालते हैं, तो अंतिम क्या है, x2, तो ये x2 माइनस प्रारंभिक x1। अब समय भी हमारे पास दो हैं, समय भी एक t1 है और एक समय हमारे पास क्या है, t2। तो ये हमारा बन जाएगा t2 माइनस t1। अब देखो ये आपका क्या है, विस्थापन, मतलब ये x1 x2 क्या है, दूरी है, x1 x2 क्या है, दूरी है। तो ये दूरी में परिवर्तन के लिए हम आज से इससे व्यक्त करते हैं डेल से। ध्यान रखना, आज के बाद परिवर्तन को हम किससे व्यक्त करते हैं, डेल से। तो ये हमारा परिवर्तन के लिए डेल, और किस में परिवर्तन है, दूरी, और दूरी को हम क्या मान लें, x। देखो x1 x2 x के ही तो रूप हैं, तो डेल x, और ये समय में परिवर्तन है, परिवर्तन के लिए डेल, और समय है तो ये t। तो मतलब जो आपका v है, एक सेकंड मेरे भाई, मतलब जो आपका v है, इस v का सूत्र क्या बन चुका है, v का सूत्र बन चुका है v बराबर डेल x अपॉन डेल टी, जो है ना वो इसका सूत्र बन गया है आपका भाई, जो है ना वेग का सूत्र बन गया। ध्यान रखना, परिवर्तन को हम किससे व्यक्त करते हैं, डेल, और x क्या है, दूरी, परिवर्तन डेल, t क्या है, समय। ध्यान रखना एक चीज़ और, कभी कभी जो परिवर्तन है डेल की जगह हम d से ही व्यक्त करते हैं, तो ये हमारा dx अपॉन क्या बन जाएगा, dt बन जाएगा। इतना याद आपको रखना है। ठीक है, चलो अब हम इसके मात्रक और इसका जो विमीय सूत्र है उस पर बात कर लेते हैं। ठीक है, चलो तो यहाँ पर हम निकालेंगे मात्रक। ठीक है, तो मात्रक, तो दोस्तों आपको पता है मात्रक के लिए हमें किसकी ज़रूरत होती है, सूत्र की। ठीक है, तो सूत्र क्या है, डेल एक्स अपॉन क्या है, डेल टी है ना। चलो निकाल दो। तो ये दूरी है, तो दूरी का मात्रक क्या होता है, जानते हो आप भाई, मीटर होता है। तो ये हो गया आपका मीटर। और dt का क्या है, समय का मात्रक क्या होता है भाई, सेकंड होता है। क्या होता है भाई, सेकंड होता है। तो ये हो गया आपका मीटर पर सेकंड, मीटर पर हो गया भाई सेकंड। एनी प्रॉब्लम, ठीक है।
अब हम क्या निकालेंगे भाई, इसका विमीय सूत्र। क्या निकालेंगे भाई, विमीय सूत्र। तो आप जानते हो जो दूरी है, दूरी का विमीय सूत्र क्या होता है भाई, एल होता है। क्या होता है, एल, है ना। समय का विमीय सूत्र क्या होता है भाई, टी होता है, टी होता है। ठीक है, इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो हमारा ये बन जाएगा एल टी माइनस वन, एल टी माइनस वन। तो एल टी माइनस जो वन है, जो वेग का विमीय सूत्र आ गया। या फिर सभी में लिखेंगे तो एम नहीं है तो एम ज़ीरो, एल है और टी माइनस वन, टी माइनस वन। तो ये जो आपका आ गया ना भाई, वो आपका वेग आ चुका है। क्या आ चुका है भाई, वेग आ चुका है। ठीक है, अब कोई बोल दे कि एक समान वेग क्या है और असमान वेग क्या है, तो आप बता देना। यदि किसी वस्तु द्वारा एक निश्चित दिशा में, यदि किसी वस्तु द्वारा एक निश्चित दिशा में समान समय में समान दूरी तय की जाती है तो वो एक समान वेग होता है, और किसी वस्तु द्वारा एक निश्चित दिशा में समान समय में अलग अलग दूरी तय की जाती है तो उसे असमान वेग कहते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना, एक निश्चित दिशा में समान समय में समान दूरी तय की जाएगी तो वो आपका क्या होगा, एक समान वेग, और समान समय में अलग अलग दूरी तय की जाएगी तो वो आपका होगा असमान वेग। वेग का हमारा ये सूत्र बन गया। ठीक है, ये मात्रक बन गया और ये हमारा विमीय सूत्र बन गया, एक समान असमान। और ये हमारा जो वेग है इसका ये जो है ना फार्मूला बन चुका है, dx/dt। तो यहाँ से आई होप आप हर एक चीज़ को समझ गए होगे, अपने दिमाग में बिठा चुके होगे, दिक्कत नाम की कोई चीज़ नहीं होगी। तो दोस्तों अब हम बढ़ते हैं आगे और आगे हम बात करते हैं। दोस्तों इसके बाद आपका जो एक क्वेश्चन चाल और वेग में जो अंतर है ये आपका स्क्रीन पर आ रहा है, इसको एक बार समझ लीजिए। जो हमने आपको पढ़ाया वही चीज़ आ रही है। गतिशील वस्तु द्वारा 1 सेकंड में तय की गई दूरी को हम क्या करते हैं, चाल कहते हैं। और वेग की बात करें तो गतिशील वस्तु द्वारा एक निश्चित दिशा में, क्योंकि हमें इसमें दिशा की ज़रूरत होती है, एक निश्चित दिशा में 1 सेकंड में तय की गई दूरी को हम क्या कहते हैं भाई, वेग कहते हैं। बस इतना सा डिफरेंस है। इसमें वेग में दिशा की ज़रूरत होती है, बट चाल में हमें कोई दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। देखो आपको पता है चाल अदिश राशि है और वेग जो है ना वो कौन सी राशि है, सदिश राशि है। ठीक है, अगला पॉइंट है चाल धनात्मक या शून्य हो सकती है। बिल्कुल, क्योंकि दोस्तों आपको ध्यान रखना है जो चाल है उसको हम दूरी से निकालते हैं। किससे निकालते हैं, दूरी से। और दूरी तय किए गए पथ की लंबाई होती है। तय की गए पथ की क्या होती है, लंबाई। मतलब दूरी जो है ना वो हमेशा धनात्मक होती है या फिर शून्य होती है ना। बट जो वेग है इसको हम विस्थापन से निकालते हैं। तो हमने आपको जब विस्थापन पढ़ा रहे थे तो विस्थापन में हमने आपको बताया था कि विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य हो सकता है, बट वेग को हम विस्थापन से ही निकालते हैं। देखो आप विस्थापन से ही निकालते हैं, तो जो विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य हो सकता है, तो इसी प्रकार से जो वेग है, वेग भी आपका धनात्मक हो सकता है, ऋणात्मक हो सकता है या फिर आपका शून्य भी हो सकता है। इसलिए ऐसा यहाँ पर है। विस्थापन यदि धनात्मक रहा तो वेग भी धनात्मक, विस्थापन यदि ऋणात्मक रहा तो वेग भी ऋणात्मक आएगा, और यदि विस्थापन शून्य रहा तो वेग भी क्या आएगा, शून्य रहेगा। ठीक है, तो इस टाइप से हम ये निकालते हैं। तो ये 3 हमारे पॉइंट अंतर के कंप्लीट हुए। आई होप आप समझ गए होंगे, दिक्कत नहीं होगी। तो अब हम बढ़ते हैं भाई आगे। ठीक है, तो दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं त्वरण पर। ठीक है, त्वरण या फिर हम कहें मंदन, त्वरण या फिर हम क्या कहें, मंदन। तो दोस्तों जो त्वरण होता है जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं एक्सीलरेशन, और जो मंदन होता है इसको हम बोलते हैं रिटार्डेशन। तो ये त्वरण या मंदन जो है ना वो क्या है उसको समझेंगे। तो दोस्तों हमने वेग, जो वेग है इस वेग को हमने अभी हाल पढ़ लिया। तो वेग हम समझ गए, विस्थापन की जो दर होती है या फिर विस्थापन और समय अंतराल का जो अनुपात होता है उसे क्या बोलते हैं, वेग कहते हैं। या फिर हम कहें कि एक निश्चित दिशा में 1 सेकंड में तय की गई दूरी हमारी क्या होती है, वेग होती है। ठीक है, तो त्वरण पे बात कर लेते हैं। तो दोस्तों त्वरण क्या होता है, तो समय के साथ वेग में परिवर्तन की दर, समय के साथ, किसके साथ भाई, समय के साथ जो वेग में परिवर्तन की दर होती है, क्या होती है, दर। मतलब समय के साथ जो वेग में परिवर्तन होता है, वेग में परिवर्तन समय के साथ। ठीक है, कभी वेग देखो बढ़ता भी है, कभी वेग घटता भी है। जैसे हम कोई गाड़ी जो है ना स्टार्ट करते हैं, तो जब हम स्टार्ट करते हैं, उसको चलाना प्रारंभ करते हैं, तो स्टार्टिंग में क्या होती है, वो स्लो चलती है, फिर धीरे धीरे वो स्पीड पकड़ती है तो तेज़ चलने लगती है। ऐसा होता है ना। तो समय के साथ वेग में परिवर्तन होता है। जैसे प्रथम सेकंड में गाड़ी हमने स्टार्ट की है ना, चलाया तो स्लो स्लो चली, धीरे धीरे चली, और फिर
दूसरे सेकंड में और तेज, तीसरे सेकंड में और तेज, है ना, चौथे सेकंड में और तेज। इस प्रकार से गति जो है ना उसकी बढ़ती जाती है। गति क्या होती है? बढ़ती जाती है। समझ रहे हो ना? गति क्या होती है? बढ़ती जाती है। समझ रहे हो ना? ठीक है। तो वही समय के साथ वेग में क्या हो रहा है? परिवर्तन हो रहा है। प्रथम सेकंड में, है ना, 10 की स्पीड से चली, द्वितीय सेकंड में 20 की स्पीड से चली, तो ये समय के साथ क्या हो रहा है? वेग में परिवर्तन हो रहा है ना। तो समय के साथ वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं भाई? त्वरण कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? त्वरण कहते हैं। और जो त्वरण होता है भाई, इस त्वरण को हम ए से व्यक्त करते हैं। भाई किससे व्यक्त करते हैं? ए से। कोई दिक्कत है? ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अब यहाँ थोड़ा सा समझो, यदि समय के साथ वेग में क्या होती है? वृद्धि होती है। ठीक है, जैसे मान के चलो हम गाड़ी को स्टार्ट किया, और गाड़ी को स्टार्ट किया तो 0 से स्टार्ट करेंगे तो 10 की स्पीड पे आएगी, फिर 20 की पे आएगी। चलाना प्रारंभ कर रहे हैं तो एकदम तो ऐसा नहीं कि एकदम 100 की स्पीड पे चला दें, चालू करी एकदम 100 से चलने लगे गाड़ी, ऐसा तो नहीं है ना। तो चालू करेंगे गाड़ी को, फिर बढ़ाएंगे तो धीरे बढ़ाएंगे, फिर थोड़ी स्पीड ज़्यादा होगी, फिर ज़्यादा। मतलब समय के साथ कहने का मतलब वेग में यदि वृद्धि हो रही है, समय के साथ वेग में वृद्धि हो रही है तो इसको हम बोलते हैं धनात्मक त्वरण। कौन सा त्वरण बोलते हैं? धनात्मक त्वरण। ध्यान रखना, यदि समय के साथ वेग में वृद्धि होती है तो उसे बोलते हैं धनात्मक त्वरण। ठीक है। और यदि समय के साथ वेग में कमी होती है, जैसे मान के चलो हमारी कोई गाड़ी है ना, हम चला रहे हैं और 100 की स्पीड से चला रहे हैं गाड़ी को। किसकी स्पीड से चला रहे हैं? 100 की स्पीड से। अब हमें गाड़ी को रोकना है। 100 की स्पीड से हमारी गाड़ी चल रही है और अब हमें गाड़ी को क्या करना है? रोकना है। अब जब गाड़ी को रोकेंगे तो 100 की स्पीड से पहले 90 पे आएगी, फिर 80 पे आएगी, है ना, फिर 70 पे, फिर 60 पे, 50 पे, 40 पे, है ना, 30 पे, 20 पे, है ना, 10 पे, और धीरे धीरे क्या होगी? शून्य होगी। मतलब फिर समय के साथ वेग में क्या होगी? कमी होगी। जब हम गाड़ी रोकेंगे, गाड़ी हमारी चल रही है, गाड़ी को रोकेंगे तो समय के साथ वेग में क्या होगी? कमी होगी, है ना। तो समय के साथ वेग में कमी मतलब समय के साथ वेग में परिवर्तन होगा तो त्वरण तो आएगा। क्या आएगा भाई? त्वरण तो आएगा। तो आपको ध्यान रखना है, समय के साथ जब वेग में परिवर्तन होता है तो त्वरण आता है। जैसे गाड़ी चलाते हैं तब भी त्वरण आएगा, गाड़ी रोकेंगे तब भी त्वरण आएगा, क्योंकि वेग में परिवर्तन होगा। ठीक है। तो समय के साथ यदि वेग में क्या होती है भाई? कमी होती है, तब उसे हम बोलते हैं ऋणात्मक त्वरण। कौन सा त्वरण बोलते हैं भाई? ऋणात्मक त्वरण। और जो ऋणात्मक त्वरण होता है भाई, इसको ही हम क्या बोलते हैं? मंदन। क्या बोलते हैं भाई? मंदन। तो ये लिखा है ना मंदन। तो ध्यान रखना, आज के बाद जब समय के साथ वेग में क्या होती है? कमी, तो उसे ऋणात्मक त्वरण बोलते हैं, और ऋणात्मक त्वरण ही हमारा क्या कहलाता है? मंदन कहलाता है। ठीक है, ठीक है। तो त्वरण का परिभाषा, त्वरण का सूत्र क्या बन जाएगा? वेग में परिवर्तन की दर को क्या बोलते हैं? त्वरण बोलते हैं। किसके साथ? समय के साथ। तो त्वरण का सूत्र क्या हो जाएगा? वेग में परिवर्तन बटे समय अंतराल। एनी प्रॉब्लम? यदि मान लेते हैं t1 समय पर वेग आपका क्या है? v1, और t2 समय पर वेग जो है ना आपका क्या है? v2 है। ठीक है। तो त्वरण a बराबर क्या हो जाएगा? वेग में परिवर्तन। तो वेग हमारा क्या है? v1 और v2। तो परिवर्तन निकालेंगे तो v2 में से किसको घटा देंगे? v1 को घटाएंगे। समय अंतराल, तो t2 में से किसको घटा देंगे? t2 में से किसको घटा देंगे? t1 को। समझ में आया? ये वेग में परिवर्तन है तो परिवर्तन के लिए किससे व्यक्त? डेल, है ना। वेग में है तो ये आपका v, है ना। परिवर्तन के लिए डेल, समय में है तो ये t। तो मतलब a का जो आपका सूत्र बन गया वो बन गया डेल v अपॉन डेल t, या फिर हम d भी लिख सकते हैं परिवर्तन के लिए, डी भी अपॉन डी टी, डी भी अपॉन डी टी। तो ये भाई आपका त्वरण का क्या बन गया है? सूत्र। ठीक है, क्या बन गया है भाई? ए बराबर डी भी अपॉन डी टी, या फिर डेल भी अपॉन डेल टी। ये आपका सूत्र बन गया। अब हमें क्या निकालना है? मात्रक। क्या निकालना है? मात्रक। ठीक है, तो मात्रक निकालेंगे। तो वेग का मात्रक अब भी हमने सीखा है, क्या होता है? मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड। और समय का फिर से क्या होता है? समय का सेकंड। क्या होता है भाई? सेकंड होता है। क्या होता है? सेकंड। तो कितने सेकंड मिल गए? एक ऊपर सेकंड है तो वो सेकंड नीचे आ जाएगा, तो ये आपका क्या बन जाएगा? मीटर। और ये जब सेकंड नीचे आएगा तो कितने सेकंड हो जाएंगे? 2। तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ध्यान रखना है कि जो आपका त्वरण है, इस त्वरण का मात्रक क्या हो गया? मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, ये सूत्र हो गया, ये मात्रक हो गया। अब बात आती है विमीय सूत्र की कि इसका विमीय सूत्र क्या होता है। तो विमीय सूत्र निकालेंगे भाई, है ना। हम सूत्र से ही निकालेंगे। यहाँ पर निकाल दें क्या विमीय सूत्र?
यहाँ पर निकाल के हम रख दे रहे हैं, ठीक है। तो बेग का बीमी सूत्र क्या होता है भाई? बेग का बीमी सूत्र हमने आपको बताया m0L_t-1। अब भी हमने बताया भाई, बोलो बताया कि नहीं? ये बेग का हो गया। अब dt, अब अलग से हेडिंग डाल देना बीमी सूत्र और लिख लेना। dt का क्या होता है? सेकेंड, मतलब dt समय का बीमी सूत्र क्या होता है? t होता है। अब ये t ऊपर जाएगा तो माइनस का बन जाएगा, तो एक t तो ऊपर माइनस में है, एक और माइनस में बन जाएगा, तो ये हमारा m0, ये हमारा l, और t ऊपर जाएगा तो t ऊपर एक माइनस तो है, एक और हो जाएगा, तो t माइनस क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, t माइनस 2। तो ये मेरे भाई त्वरण का क्या हो गया? बीमी सूत्र हो गया। समझ में गए? तो ये पूरा मैंने त्वरण अच्छे से समझाया, पूरा मैंने बेग समझाया, पूरा हमने चाल समझाया। तो आई होप आप समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद जो आपके गति के समीकरण हैं ग्राफीय विधि से और इसके अलावा समाकलन विधि से, जो मैंने आपको करा दिए हैं पहले, अगर आपने उनको नहीं देखा तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दोनों का लिंक है, ग्राफीय विधि का और जो आपका समाकलन विधि है, दोनों का आप जाके देख लो। अगली जो आपकी वीडियो होगी अगले चैप्टर मतलब समतल में गति पर होगी। तो समतल में गति अगली वीडियो से हम स्टार्ट करने वाले हैं, तो इनको आप बहुत अच्छे से कर लेना कंप्लीट, ठीक है दोस्तों। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे भाई जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दो, ठीक है, और अपने सभी फ्रेंड सर्कल में वीडियो शेयर कर दो। तो मिलते हैं फिर हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।